कंपाइलर विल गो टू दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन एंड फंक्शन 2 को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेगा। अगेन फंक्शन 2 के एग्जीक्यूशन में फिर से हम क्रिएट कर रहे होंगे स्टैक फ्रेम। हाय ऑल, दिस इज मी करण। So lot many times you might have heard about inline functions in C++. So in this particular lecture we'll try to understand कि inline function क्या होते हैं and उनका कहाँ पे यूज़ करना चाहिए and कहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए and inline functions के क्या drawbacks होते हैं यूज़ करने के and क्या फ़ायदे होते हैं। So we'll try to see all these things in this particular lecture. So for better understanding I have taken this class test एंड इस क्लास के अंदर दो फंक्शन है, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 एंड अभी के लिए ये दोनों नॉर्मल फंक्शन है। सो फंक्शन 1 की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह की है, यानी कि इंटरनली फंक्शन 1 अपने इम्प्लीमेंटेशन में फंक्शन 2 को कॉल करता है एंड फंक्शन 2 के अंदर भी कुछ तो कोड लिखा हुआ होगा। सो नॉर्मली जब हम इस तरह के कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हो क्या रहा होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। Let's say I am trying to call this particular function function1 from some place. So होगा क्या, जब मैं इस particular function 1 को कॉल करूंगा तो इसका एक स्टैक फ्रेम होगा जिसको मैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी बोल सकता हूं। ये क्या करता है कि जो भी इसके अपने अंदर जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा एंड इस फंक्शन को कॉल करने से पहले हमने बहुत सारे वेरिएबल्स को मेमोरी में स्टोर कर रखा होगा, यानी कि रजिस्टर वगैरह में स्टोर कर रखा होगा, उनकी वैल्यू को ये कंटेन करेगा। तो जैसे ही मैंने फंक्शन 1 कॉल किया स्टैक फ्रेम क्रिएट हुआ इस पर्टिकुलर फंक्शन 1 के करस्पॉन्डिंग। अभी मैं क्या करूंगा, अभी ये सारा जो कोड है इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एंड देन कंपाइलर विल ट्राई टू कॉल फंक्शन 2। अभी क्या है, फंक्शन 2 किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके बना होगा, यानी इसको कहीं तो मेमोरी मिली होगी। लेट्स से मेमोरी फॉर दिस फंक्शन 2 इज एलोकेटेड एट सम लोकेशन, लेट्स से 100। So this function 2 is defined at 100x. So अभी क्या होगा, compiler will go to this particular memory location and function 2 को execute करने का try करेगा। So again function 2 के execution में फिर से हम create कर रहे होंगे stack frame function 2 का अपना स्टैक फ्रेम होगा या फिर एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा, जो कि ये सारी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा होगा। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि फंक्शन 2 के अपने कुछ लोकल वेरिएबल्स हों एंड कुछ वैल्यूज रजिस्टर वगैरह में पड़ी हुई हों जो जिनकी फंक्शन 2 को ज़रूरत हो सकती है। तो अगेन स्टैक फ्रेम क्रिएट होगा फंक्शन 2 का अपना एंड फंक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा एंड देन उसके बाद ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड देन फिर से कंपाइलर चेक करेगा कि हम कहाँ से एग्जीक्यूट कर रहे थे जब हमने ये फंक्शन 2 एग्जीक्यूट किया था। तो कंपाइलर फिर से इस पोजीशन पे आएगा एंड देन रेस्ट ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट कर देगा एंड जैसे ही फंक्शन 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये भी डिलीट हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो रहा है कि बहुत सारा ओवरहेड हो रहा है, यानी कि फंक्शन 1 के अंदर से जब मैं फंक्शन 2 को कॉल कर रहा हूँ तो सबसे पहले फिगर आउट करना पड़ रहा है कंपाइलर को फंक्शन 2 किस पोजीशन पे बना है एंड देन स्टैक फ्रेम क्रिएट करना पड़ रहा है सो दैट कि हम लोकल जो वेरिएबल्स वगैरह हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाएँ एंड देन फिर से कंपाइलर को वापस जाना पड़ रहा है कि हमने कहाँ से इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया था। तो ये सारा जो ओवरहेड है इससे बचने के लिए हम यूज़ करते हैं इनलाइन फंक्शन को। सो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन 2 को इनलाइन फंक्शन बना देता हूं एंड अभी क्या होगा, जब मैं इस पर्टिकुलर कोड को कंपाइल करूंगा तो कंपाइलर क्या करेगा, जहां जहां से भी मैंने फंक्शन 2 को कॉल किया है, फॉर एग्जांपल यहां से मैंने कॉल किया तो फंक्शन 2 के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उस कोड को यहां पे डाल देगा
तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब मैं फंक्शन 1 को कॉल करूंगा एंड फंक्शन 2 का जो कोड है मैंने फंक्शन 2 की जगह पे ही डाल दिया, तो जितने भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड वगैरह हैं या फिर स्टैक फ्रेम है वो क्रिएट ही नहीं होगा। एंड देन कंपाइलर को सर्च नहीं करना है कि फंक्शन कहाँ पे क्रिएट हुआ है या फिर कहाँ पे मेमोरी एलोकेट हुई है फंक्शन के लिए। सो ये सारा जो ओवरहेड है वो बच जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, बिकॉज कंपाइलर को ये वाला जो टास्क है स्टैक फ्रेम क्रिएट करना हर एक फंक्शन के लिए वो सारा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या हो सकता है कि लेट्स से ये जो फंक्शन 2 है ये बहुत ही जेनेरिक फंक्शन है एंड ये 100 प्लेसेस से कॉल हो रहा है। तो होगा क्या कि सारी जगह पे इस पर्टिकुलर फंक्शन के कोड को मैं डालूंगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि कंपाइल टाइम पे जब एग्जीक्यूटेबल क्रिएट होगी तो उसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिकॉज फंक्शन 2 के अंदर जो कोड है उसको मैं सारी जगह पे एज इट इज प्लेस कर दे रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग इज कि लेट्स से कोई भी क्लास है, इस केस में टेस्ट क्लास है, अगर उस क्लास के अंदर में किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन डायरेक्टली प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो क्या होगा कि यहाँ पे ऑल्दो मैंने इनलाइन फंक्शन ऐड नहीं किया बनाया इसको, स्टिल दिस फंक्शन विल वर्क एज अ इनलाइन। वाई? बिकॉज इसकी जो डेफिनेशन है मैंने वो हेडर फाइल या फिर क्लास के अंदर दे रखी है। तो आइडियली हमें उस केस में फंक्शन को इनलाइन बनाना होता है जिस केस में हमें पता हो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन 2 की जो डेफिनेशन है वो बहुत छोटी होगी, यानी 2-3 लाइन का कोड होगा, सो दैट कि हमारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा ना इंक्रीज हो। एंड जब हम फंक्शन को इनलाइन बना रहे होते हैं तो बेसिकली हम कंपाइलर को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज़ मेक दिस पर्टिकुलर फंक्शन एज इनलाइन, एंड जहाँ से भी मैंने इस कोड को कॉल किया है वहाँ पे एज इट इज़ इस कोड को प्लेस कर दो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपाइलर ऐसा करे। अगर कंपाइलर को लगता है कि ये सारी जगह पे इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को रखना एफिशिएंट नहीं होगा या फिर और भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से कंपाइलर उसको एज अ इनलाइन फंक्शन ट्रीट करने से मना कर सकता है। सो बेसिकली ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि जब हम किसी भी फंक्शन को इनलाइन बना रहे होते हैं तो हम कंपाइलर को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारा जो कोड है उसको डायरेक्टली जहाँ जहाँ से हमने कॉल किया है वहाँ पे डाल दो। सो दिस इज द एंटायर आइडिया बिहाइंड यूजिंग इनलाइन फंक्शन। I hope this particular lecture was helpful for you. Let's meet in the next lecture where we will talk about some other topic. Thank you.